हे गाइस, दिस इज ऋषभ सिंह। एक बार फिर सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब भी बहुत खुश होंगे मेरी तरह। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच हो चुका है। इंडिया ने मैच जीत लिया है 5 विकेट से, 4 बॉल रहते हुए। बहुत ही अच्छा मैच था। अगर आप एक क्रिकेट प्रेमी हैं तो ऐसे मैचेस होते हैं जो देखने लायक होते हैं, जिसमें आप अपनी नर्व को होल्ड करके बैठते हैं और कभी आपको ऐसा नहीं क्लियर रहता है कि ये मैच हमारी तरफ है या उसकी तरफ है, दूसरी टीम की तरफ है। इस तरह के मैचेस में जो प्लेयर उभर के आते हैं वो फिर हमेशा याद किए जाते हैं। उसी तरह एक नाम आज निकल कर आया है, संजू सैमसन। याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में जब शुरुआत में 9 फरवरी को एक वीडियो डाली थी, जब पहला मैच था इंडिया का, उसमें संजू सैमसन को बाहर कर दिया गया। तभी मैंने बोला था कि संजू सैमसन को नहीं बैठाना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि संजू सैमसन बहुत उस तरह के प्लेयर हैं कि आपको हर मैच जिता के देंगे, लेकिन क्योंकि संजू सैमसन को हमने इतना लगातार खिलाया हुआ था और ऐसा कुछ खराब उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी थी। जो स्टार्ट आपको चाहिए होता था वो देते थे। अब T20 फॉर्मेट है, उसमें आप कभी कभी होता है कि बैड फेजेस आते हैं, तो संजू सैमसन को हम लगातार खिलाते हुए लेके आए थे। फिर हमने बाद में किसान, क्योंकि अच्छा खेले थे प्रीवियस सीरीज में और उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा किया था, लेकिन फिर भी अगर आपको खिलाना था तो इसी तरह खिलाना चाहिए था कि आपको संजू को भी एडजस्ट करना चाहिए था। उससे आपकी बैटिंग लाइनअप ही मजबूत होती। और वही हुआ आज। संजू ने अकेले अपने दम पे, एक तरह हम कह सकते हैं अपने दम पे मैच जिताया है। 97 रन मारे हैं और पूरी बैटिंग अगर आप देखे होंगे, कहीं एक बार भी नहीं लगा कि संजू सैमसन कहीं फंसे हों। इतने स्मूथ तरीके से उन्होंने चौके कलेक्ट किए, सिक्सेस मारे हैं, स्ट्राइक रोटेट की है। कंप्लीट एक इनिंग जिसको कहा जाता है वो आज संजू सैमसन ने किया है। संजू सैमसन के रहते हुए, क्योंकि एक तरफ से विकेट गिर रही थी हमारी, उस पर भी हम बात करेंगे। संजू सैमसन को जब हम देख रहे थे दूसरे एंड पे, तो ये कॉन्फिडेंस ये रह रहा था कि इतने टच में प्लेयर खेल रहा है, तो ये होप था कि निकल सकता है मैच हमारे लिए। और लास्ट में वही हुआ। और लेकिन एक दिक्कत हमारे साथ रही, इसको मैं दिक्कत भी नहीं कहता हूँ। मुझे लगता है कि T20 में किसी एक प्लेयर को इतना अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए कि मेरे ऊपर ही सारा, जैसे वो खुद अपने ऊपर ही प्रेशर ले ले कि मैं अगर आउट हो जाऊंगा तो मेरी टीम ये मैच ही नहीं जीतेगी, मैं ही चलूंगा तो ही मैच जीतेगी। तो यही मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा या ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर को दिमाग में ये प्रेशर रहता है कि अगर हम नहीं चले तो टीम हमारी नहीं बना पाएगी। लेकिन ये टीम गेम है, इसमें आपको सबको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और उसका रिजल्ट अलग होता है। आज ऐसा संजू सैमसन की एक इनिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही, लेकिन सबने जो 10, 20, 30 रन बनाए हैं वो बहुत काम आए हैं। अगर उसको आप हटा दीजिए तो संजू सैमसन अकेले नहीं जिता सकते थे, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर था। अगर 160-50 के आसपास स्कोर होता तब ये इनिंग अकेले जिता सकती थी मैच को। लेकिन जब इतने बड़े स्कोर को आप चेज कर रहे हैं तो सारी टीम को थोड़ा थोड़ा योगदान देना पड़ता है। और वही गलती हमारे प्लेयर्स कर रहे थे कि हर बॉल पे आप 6 नहीं मार सकते हैं। हमको वो IPL वाले मेंटालिटी से और जो बायलेटरल्स हम खेलते हैं उस मेंटालिटी से निकलना होता है, क्योंकि अभिषेक शर्मा इतना फ्लुएंट खेले हैं पिछले कुछ सालों में, तो उनको वो रहता है कि मैं हर बॉल पे 6 लगाऊं। लेकिन T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, थोड़ा प्रेशर अलग रहता है। पिचेस भी इस बार अच्छी दिख रही हैं कि सिर्फ बैट्समैन को ही नहीं फेवर कर रही हैं, तो ऐसी पिचेस रहती हैं तो मैच देखने में ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो वही मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और भी जो प्लेयर हमारे हैं वो थोड़ा सा अपने स्ट्राइक रोटेशन पे भी ध्यान दे लें और 4 की तरफ भी थोड़ा सा चले जाएं। सिक्सेस आपके लगेंगे। आप जब एक बार टच में, आप ऐसे प्लेयर हैं कि आपसे सिक्सेस बड़े आराम से लगते हैं, तो आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम देके, और उसमें फंसने से अच्छा है कि आप स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे तो एक कॉन्फिडेंस भी बनता रहता है। वरना प्रेशर आता है, फिर आप जबरदस्ती का सिक्सेस लेने के चक्कर में फिर अपना विकेट दे के चले जाते हैं। दूसरा, संजू सैमसन की तो जितनी तारीफ की जाए उतना आज कम है। क्या इनिंग खेली है, देख के मतलब अलग ही मजा आया आज। दूसरा, तिलक वर्मा के बारे में बात करना चाहते हैं। मुझे तिलक वर्मा, मैंने देखा कि कुछ मैचेस में उन पे भी थोड़ा आरोप लगे कि बड़ा स्लो खेल रहे हैं, लेकिन एज अ मैच्योर प्लेयर इतना मुझे वो मैच्योर लगते हैं, वो सिचुएशन को समझते हैं। और मुझे लगता है कि उनका, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला भी है, उनको नीचे ही खिलाना चाहिए। ऊपर जब भी वो आए हैं थोड़ा सा वो फंसते हुए दिखे हैं, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो सिचुएशन को बहुत अच्छा तरीके से खेलते हैं। तो जब वो नीचे आते हैं तो जैसी डिमांड रहती है कि तेज खेलना है और एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेते हैं कि हर बॉल पे बाउंड्री हिट करने का, सिचुएशन को देखते हैं, सिंगल डबल करते हैं, 4 भी निकालना जानते हैं, सिक्सेस भी लगाना जानते हैं। वो स्ट्रेंथ उनके पास है, स्मार्ट प्लेयर हैं। उनकी बैटिंग देखने में भी थोड़ा अलग तरीके से मजा आता है।
और जो वो हमको फाइनल जिताए हैं उसका एक हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो छोटी छोटी अगर किसी प्लेयर्स की बैट फेज अगर आ जाए तो उसको तुरंत गाली देने की जरूरत नहीं रहती है, थोड़ा सा आप प्लेयर को सपोर्ट करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो तिलक वर्मा की भी इनिंग काफ़ी अच्छी थी, हालांकि जिस तरीके से आउट हुए वो कंप्लीट ब्लंडर नहीं था, थोड़ा सा वो चलाकी कर रहे थे, मिड ऑफ ऊपर था उसके ऊपर से 4 लेना चाह रहे थे, लेकिन हेटमायर ने काफ़ी अच्छा कैच ले लिया था वो। तो और बाकी जो हमारे और प्लेयर भी थे, जैसे अभिषेक थोड़ा फंस रहे थे, तो 11 बॉल पे 10 रन ही बनाए उन्होंने, 6 मारने के चक्कर में आउट हुए। वहाँ पे अगर वो 17 रन आ गया तो ओवर में अगर 4 या सिंगल डबल तरफ जाते तो रहते क्रीज पे। फिर 50 पे 97 संजू सैमसन का तो है ही, वो तो बात ही अलग है। ईशान किशन भी 6 बॉल पे 10 रन बना के विकेट फेंक के चले गए। फिर सूर्य कुमार यादव के साथ थोड़ा सा पार्टनरशिप हुई थी जिसमें संजू ने काफ़ी रन बनाए थे और 18 रन सूर्य ने भी बनाए थे। तिलक वर्मा ने 15 बॉल 27 रन, जो काफ़ी हेल्प किया हमको प्रेशर रिलीज करने के लिए। फिर हार्दिक पांड्या ऑफकोर्स वो क्लच प्लेयर हैं हमारे लिए, हमेशा हम उनको एक इनिंग पे कभी जज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हमको इतने मैचेस जिता के दिए हैं कि अब हमको उन पर भरोसा सिर्फ करना चाहिए जैसा वो खेल रहे हैं, क्योंकि वो अलग अपने तरीके के प्लेयर हैं। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब में अपना योगदान भरपूर देते हैं। शिवम दुबे ने वो 2 चौके लगाए, काफ़ी उससे प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे बन रहा था, हार्दिक पांड्या अपना विकेट एक तरीके से फेंक के चले गए थे, तो थोड़ा सा प्रेशर आया था, लेकिन 2 फुल टॉस पड़ी और ऑफ पे शिवम दुबे ने एक काउ कॉर्नर पे एक ऑफ में जो 2 चौके निकाले, उससे भी प्रेशर काफ़ी रिलीज हुआ। लेकिन आखिरी ओवर में कितना हमको चाहिए था, 7 रन चाहिए था। संजू सैमसन ने पहले छक्का लगाया फिर चौका लगाया। आज तो संजू सैमसन अलग ही टच में दिख रहे थे, कहीं वो लगा ही नहीं कि एक बार भी फंसे हों। तो एक तरफा मैच तो हम नहीं जीते, लेकिन कंप्लीट एक टीम एफर्ट हमको देखने को मिला है। बॉलिंग में आप कह सकते हैं कि हमने ज़्यादा रन दिए, लेकिन अगर आपने बॉलिंग देखी होगी तो इंडिया ने बॉलिंग काफ़ी अच्छी की है। बैटिंग पिच थी ईडन गार्डन की, बॉल एक बार निकलती है तो रुकती नहीं है, बहुत तेज आउटफील्ड है। उस जगह पर अर्शदीप का एक ओवर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रन चला गया था, 24 रन। बाकी उसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद जो लास्ट ओवर उन्होंने किया उसमें भी काफ़ी अच्छा ओवर फेंका। बुमराह हमेशा अच्छे रहते ही हैं, आज थोड़ा सा रन पड़ा है वो आखिर में पड़ा है, क्योंकि अब वेस्ट इंडीज एक तो ईडन गार्डन है, बैटिंग पिच है, आउटफील्ड बहुत तेज है। दूसरे बात की वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग लाइनअप है वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि उनके ऊपर से लेके 7-8 प्लेयर तक जो भी बैट्समैन आते हैं उनके पास इतनी मसल पावर है, वो उनके मिस हिट भी छक्के जाते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी मुझे जो लगी है, क्योंकि वो ऐसी टीम है वो डिजर्व करती थी इस ट्रॉफी को जीतना। कई बार मुझे लग रहा है 1-2 सीरीज में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन इस बार उनकी टीम इतनी स्ट्रांग थी, इतनी बैलेंस थी कि उनको ये ट्रॉफी इस बार वो जीतना डिजर्व करते थे। और उन्होंने ऐसा पहले भी किया है, जब उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है कि वो इतना कुछ अच्छा खेलेंगे, लेकिन वो आखिर में 2 बार जीत के जा चुके हैं। तो मुझे जो कमी लगी है अफ्रीका के मैच में भी दिखी है और इंडिया के साथ भी दिखी है, क्योंकि ये टीम इस पिच पे और जो अफ्रीका का मैच हुआ उस पिच पे भी आराम से 230-40 रन जा सकती थी। जिस तरह के स्टार्ट वो एक तो स्लो स्टार्ट किया है आज भी, और अफ्रीका के सामने तो विकेट गिर गया था और विकेट फेंकते चले गए। क्यों? 6 के चक्कर में। हमेशा 6 के चक्कर में आप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगली टीम भी प्रिपेयर करके आएगी ना। आप अगर हिट ही करने आ रहे हैं तो अगली टीम भी उसी तरह के प्रिपेयर करके आएगी। अगर आप थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट करना और 4 के चक्कर में भी रहेंगे तो थोड़ा सा वेस्ट इंडीज के बैट्समैन इस तरीके के हैं कि उनके लिए, जैसे इंडिया के लिए बात हो रही थी 300, वो वेस्ट इंडीज की टीम थी जो बना सकती थी बड़े आराम से। लेकिन वही है कि आप लगातार 6 के चक्कर में अपना विकेट फेंक के जा रहे थे और दोनों मैच इस वजह से हारे हैं। 195 बहुत ही किफ़ायती इंडिया ने उनको रोक लिया। इंडिया के लिए सबसे अच्छा रहा कि 195 तक ही रहे। वो बड़े आराम से जिस फेज में थे कि 230-20 तक बड़े आराम से जा सकते थे, वो साइकोलॉजिकल 200 के ऊपर जाना फिर बड़ा प्रेशर हो जाता है चेस करने वाली टीम के लिए। एक तो वो अच्छा रहा, दूसरा 2 विकेट हमने पावर प्ले में खोए, लेकिन छोटी छोटी पार्टनरशिप संजू सैमसन के साथ होती रही और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग उन्होंने खेली है आज। ऑल क्रेडिट गोस टू संजू सैमसन फॉर टुडे। तो ये हुई आज इंडिया वेस्ट इंडीज के बाद। अब इंडिया सेमीफाइनल पहुंच गया है इंग्लैंड के साथ। 5 तारीख को मैच होगा, वानखेड़े में होगा। वानखेड़े में दोनों टीम मुझे लगता है बराबर पे ही हैं, क्योंकि इंग्लैंड शुरुआत से मुझे लग रहा था कि नहीं पहुंचेगी सेमीफाइनल, कि जिस तरह वो सब कॉन्टिनेंट हम लोग के यहाँ खेलते हैं उनके बस मतलब उनके समझ की नहीं रहती, स्पिन वगैरह उनको थोड़ा सा मुश्किल उनको पैदा होती है। लेकिन जिस तरह उन्होंने इस टूर्नामेंट में आगे धीरे धीरे बढ़े हैं, इम्प्रूव करते चले गए हैं, तो अब इंग्लैंड बराबर पे है। इस समय चारों टीम जो है
मुझे लग रहा है कि वो बराबर की ही है, जिसका दिन अच्छा रहेगा वो जीतेगी। तो इंडिया और इंग्लैंड का है, वानखेड़े पे है। वानखेड़े का छोटा ग्राउंड में इंडिया लगभग कई बार फंस चुकी है, क्योंकि ग्राउंड छोटा रहता है लेकिन पिच वहाँ की बहुत अच्छी रहती है। बॉलिंग पिच थोड़ा सा बॉलिंग को भी हेल्प करती है वहाँ पे। आप क्योंकि छोटा ग्राउंड देख के 6 हिटिंग के चक्कर में काफ़ी विकेट वहाँ पे खोते हैं। अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे, आपको याद होगा इंडिया वर्ल्ड कप धोनी ने जिताया था, गंभीर कितना अच्छा उन्होंने आराम से खेल के पूरा रन बनाया था। तो वानखेड़े की पिच मुझे लगती है कि थोड़ा सा आराम, अगर आप टाइम देंगे तो अच्छे से बैटिंग कर सकते हैं। और हमारे में टीम में एक बेनिफिट यह है कि कई प्लेयर ऐसे हैं जो वानखेड़े में बहुत मैचेस खेले हैं। मुंबई इंडियंस के लिए काफ़ी मैचेस खेले हैं, तिलक वर्मा, हार्दिक, तो वो कॉन्फिडेंस, सूर्या, ये सब हमको काम आ सकता है। बाकी क्योंकि अब आईपीएल में इंग्लैंड प्लेयर भी काफ़ी खेलते हैं, तो उनके लिए भी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज नहीं रहेगा, वो भी उनके लिए फेमिलियर सिचुएशन एक तरीके रहती है। और देखना होगा कौन जीतता है। उसके पहले एक सेमीफाइनल होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, जो 4 तारीख को होगा ईडन गार्डन में ही। यहाँ भी वही होगा। एक तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी जो चेस कर रही होगी टीम, उसका चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन पहली टीम अगर बहुत ज़्यादा रन बना देगी तो मुश्किल हो सकती है। तो ये अभी हम 4 फाइनल्स देख रहे हैं। तो जब 4 फाइनल्स की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले जो 2-3 मैचेस हुए हैं जिसकी हमने वीडियो में बात नहीं की, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच हुआ था। इंग्लैंड वो मैच जीती थी 4 विकेट से। न्यूजीलैंड का जीता है मैच था, लेकिन एक ओवर सिर्फ जो सैंडनर ने फिलिप्स को दे दिया था, दोनों राइट हैंडेड बैट्समैन ऑफ स्पिनर को दे दिया, काफ़ी रन उसमें पड़ गए थे। उसकी वजह से सिर्फ न्यूजीलैंड हार गई थी। न्यूजीलैंड के पकड़ में पूरा मैच था, जीता हुआ मैच था, लेकिन वहीं से उनका मैच वो चला गया। और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर गए थे विल जैक्स और रेहान अहमद। विल जैक्स तो मान लीजिए चौथी बार उन्होंने मैच जीता, लेकिन रेहान अहमद के वो जो 2-3 छक्के थे वो इतने इंपॉर्टेंट थे। सैंडनर को आगे बढ़कर 6 लगाना इतना मुश्किल था उस पिच पे, लेकिन उन्होंने लगाया था। उसके पहले भी एक बाउंड्री और एक 6 उन्होंने लगाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग थी, 271 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी उन्होंने। तो विल जैक्स को मैन ऑफ द मैच जरूर मिला, लेकिन उतना ही रोल रेहान अहमद का भी था इंग्लैंड की उस जीत में। लेकिन इंग्लैंड के साथ एक चीज़ अच्छा हो रहा है कि उनको नए नए प्लेयर्स मिल रहे हैं हर मैच में, कि जो उनको मैच जिता के दे रहे हैं। तो ये की अच्छी बात है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। अभी तो बटलर और सॉल्ट का बल्ला अभी चला भी नहीं है, अगर उसमें चल जाएंगे तो वो टीम अलग ही दिखेगी। हालांकि हैरी ब्रूक अकेले संभाले हुए इंग्लैंड को, काफ़ी अलग ही लेवल पे मैच खेल रहे हैं, वो इस समय बैटिंग कर रहे हैं। तो जब इंग्लैंड जीत गई तो न्यूजीलैंड हारी, तो पाकिस्तान का चांस बना, क्योंकि पाकिस्तान फिर श्रीलंका से मैच जीतना था और कुछ एक उनको गैप को फिल करना था अपना रन रेट इम्प्रूव करने के लिए। तो पाकिस्तान ने एक तो मुझे लगता है कि बड़ा नामुमकिन टाइप का था, लेकिन पाकिस्तान खुद ही उस लेवल पे पहुंची थी। बहुत ही अच्छा मैच खेला था पाकिस्तान ने, लेकिन फिर गंवाया भी उन्होंने। पाकिस्तान के साथ दिक्कत यही रहती है कि वो क्या कब किस दिन करेंगे वो मुझे लगता है खुद भी नहीं पता रहता है। टैलेंट की कमी नहीं है टीम में, बिल्कुल नहीं कमी है, लेकिन इतनी ज़्यादा बातचीत हो जाती है इनके प्लेयर्स के आसपास कि वो प्रेशर इतना लेके उतरते हैं पिच पे। मुझे लगता है उसकी वजह से ये होता है। हर प्लेयर के ऊपर इतनी टिप्पणियाँ, इतना फोकस रहता है लोगों का, वो प्रेशर ऑफकोर्स वो झेलते हैं और उसकी वजह से ये परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है, क्योंकि टैलेंट की उनकी टीम में कोई कमी नहीं है। एक तो जब मैच शुरू हुआ बॉलिंग पिच लग रही थी और इतना बढ़िया स्टार्ट मिला इनको। फखर जमान को ओपनिंग में उतारा गया, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली, 200 के स्ट्राइक रेट से 42 बॉल पे 84 रन बनाए। साहबजादा फरहान पूरे ऑल आउट टूर्नामेंट लगातार अच्छा खेलते हुए आए हैं। उन्होंने विराट कोहली का सबसे ज़्यादा रन का रिकॉर्ड भी तोड़ा। उसके बाद लेकिन जब पहला विकेट गिरा, फिर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ने वही किया जो वो अक्सर करते आते हैं, आराम से। उसके बाद अगर आराम से थोड़ा खेले होते तो स्कोर 230-40 तक जा सकता था बड़े आराम से, और उसके बाद श्रीलंका के ऊपर इतना दबाव होता तो पाकिस्तान वहाँ से अपना रन रेट बड़े आराम से अच्छा कर सकती थी। लेकिन उसके बाद नफ़े 2 रन बनाए, शादाब खान आए 7 रन बनाए 5 बॉल पे, मोहम्मद नवाज आए 1 बॉल पे 0 रन, पहली बॉल पे आउट हुए। सलमान आगा 2 बॉल खेले 0 रन बनाए। फिर उस्मान खान आए जो 4 बॉल पे 8 रन बनाए। सहीन अफरीदी 2 बॉल पे 4 रन बनाए। नसीम शाह 1 बॉल पे 1 रन, और अबरार अहमद नॉट आउट 0, उन्होंने बॉलिंग नहीं खेली। तो ये उन्होंने किया, फिर 212 रन ही टोटल बना पाए। फिर बात हो रही थी कि
तो भी 212 रन काफ़ी था, उनको 147 पे रोकना था, लेकिन 147 बड़ा लो स्कोर था, क्योंकि जिस तरह की पिच बॉलिंग कह रहे थे लोग, लेकिन वो देखने में लग रही थी कि बैटिंग उस पर हो सकती थी, थोड़ा सा खड़े होने में बैटिंग हो रही थी। श्रीलंका ने शुरुआत में कुछ विकेट्स खोए, लेकिन 147 बहुत ही कम स्कोर था, उसको उस पर रोक पाना मुश्किल था पाकिस्तान के लिए। कुछ विकेट्स उन्होंने शुरुआत में लिए, लेकिन 147 तो क्रॉस हुआ, 147 तो क्रॉस हुआ ही हुआ। उसके बाद दसुन सनका ने जो पारी खेली, वो भी उनको श्रीलंकन जो वहाँ पे लोग आए थे मैच देखने, उनके लिए एक अच्छी यादगार वो वापस लेके गए, क्योंकि टूर्नामेंट उनके लिए उनका काफ़ी ख़राब गया है। लेकिन दसुन सनका की पारी देख के उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, अच्छा लगा होगा। और एक कंट्रोवर्सी वाइड की हुई है आखिर में। अब वो चांस रहते हैं कि एम्पायर के ऊपर, एम्पायर भी ह्यूमन है, कभी वही वाइड दे देता, कभी नहीं देता है, तो वो एक ह्यूमन एरर है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि अगर थोड़ा सा हो सकता है एक बॉल और मिलती तो दसुन सनका मैच जिता भी ले जाते। तो अब उसके बाद जब 147 बन गया था, तो बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा पाकिस्तान की, थोड़ा सा वो लोग ढीला छोड़ भी दिए थे मैच को, क्योंकि अब उनके लिए कुछ रह नहीं गया था, वो सेमीफाइनल से बाहर हो ही गए थे। बाकी साहिबजादा फरहान के लिए काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट रहा यहाँ तक, बस उस पर वो डॉक्यूमेंट्री ना बनाने लगी, इतनी छोटी छोटी पे डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई जाती है। पहले आप थोड़ा सा अच्छा खेल रहे हैं, ऐसे खेलते रहिए, क्योंकि बाबर आजम भी ऐसे आए थे, रिजवान भी ऐसे आए थे। बाबर आजम तो मुझे पर्सनली बड़ा पसंद थे एज अ बैट्समैन, उनकी कवर ड्राइव वगैरह देखने में अच्छी लगती थी, लेकिन पता नहीं क्या कर दिया उनके साथ पाकिस्तान ने। तो फिर पाकिस्तान बाहर हो गई, न्यूजीलैंड पहुंच गई। न्यूजीलैंड की भी जान हलक में आ गई रही होगी, क्योंकि एक ही ओवर की वजह से हो सकता था उनका सेमीफाइनल भी छूट जाता। वो जो उन्होंने फिलिप्स को दिया था, उसकी वजह से वो मैच हारे। ऊपर से पाकिस्तान इतना अच्छा खेल रहा था शुरुआत में, तो लग रहा था कि पाकिस्तान निकाल ले जा सकता है, तो न्यूजीलैंड के लिए वहाँ पे खतरा लगा होगा उनको, लेकिन आखिरकार वो पहुँचे। फिर जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका का डेड रबर था, कोई मतलब नहीं था। आज इंडिया वेस्ट इंडीज़ का था, बहुत ही बढ़िया मैच हुआ। अब साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच होगा। साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड में एक तो साउथ अफ्रीका बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेल रही है, ऐसा लग रहा है कि उनको हराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है जो बहुत अच्छा प्रिपरेशन, होमवर्क करके जाती है, एक एक प्लेयर पे होमवर्क करके जाती है कि किसके लिए हमको क्या स्ट्रेटजी लेके जानी है ग्राउंड पे, और उसको एग्जीक्यूट करना जानते हैं लोग। तो बराबर का मैच रहेगा, ये भी कुछ ये नहीं कहा जा सकता। मेन इसमें मुझे लग रहा है टॉस का भी इफेक्ट रहेगा, कि टॉस किसके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि चेस करने वाली टीम के चांस ज़्यादा रहते हैं ईडन गार्डन पे। बैटिंग बड़ी अच्छी होती है वहाँ पे, आउटफील्ड बहुत तेज़ है इंग्लैंड और इंडिया का। उसके बाद 7-8 तारीख को फाइनल होगा। तो अब आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा हम लोग के लिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि इंडिया जीत ली जाएगी, क्योंकि जिस तरह का क्रिकेट हमने खेला था अभी तक, फिलहाल वेस्ट इंडीज़ काफ़ी स्ट्रांग लग रही थी। उनकी बैटिंग लाइनअप देखने में ही घबराहट होती है कि कहाँ तक वो बनाएंगे और क्या हम चेस करेंगे। एक तो बहुत अच्छा हुआ कि आज हमने टॉस जीता, बहुत दिन बाद इंपॉर्टेंट टॉस जीता। और संजू सैमसन के लिए मैंने 9 फेब को जो वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था कि संजू सैमसन को बाहर नहीं रखना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। और आज उन्होंने जो इनिंग खेली है वो यादगार रहेगी हम लोग के लिए। संजू सैमसन को मुझे लगता है ऐसे ही खेलना चाहिए। बहुत ज़्यादा जब वो ओवर हिट करने के चक्कर में जाते हैं, तब वो अपना विकेट फेंक के जाते हैं। वो क्लास प्लेयर हैं, उनके पास शॉट्स हैं, ढेर सारे शॉट्स हैं, वो टेक्निकली इतने स्ट्रांग हैं। आज की इनिंग उनकी लोगों को देखनी चाहिए, जो क्रिकेट सीख रहे हैं कि किस तरह से बैटिंग करनी चाहिए बिना रिस्क, कोई रिस्क लिए। उन्होंने जो आज इनिंग खेली है, आउटस्टैंडिंग, मतलब देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लगा, उसकी हाईलाइट देखने में अच्छी लगेगी। और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इंडिया टीम को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। जो सारे हिटर ये थे, एक तो मुझे तिलक वर्मा का भी लेके बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि वो जब नीचे रहते हैं तिलक वर्मा, तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है बैटिंग लाइनअप को। यही चीज़ के राहुल ने इसके पहले वाले T20 में किया था, नीचे वो रहते थे, क्योंकि के राहुल को बहुत ओपनिंग में भी हम लोग ट्राई किए थे, वो कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल जाते थे, कभी वो लगातार फेल होते चले जाते थे। लेकिन जब भी उन्होंने नीचे खेला है, क्योंकि ये सब प्लेयर क्या होते हैं, ये सिचुएशन को देख के ज़्यादा अच्छा खेल पाते हैं। जब उनको आप ओपन हैंड देते हैं कि आपको हिट ही करना है, तो वहाँ पे वो फिर विकेट फेंक के चले जाते हैं, तो वो टैलेंट का वेस्ट होता है उनके। तो आई होप, अब इंग्लैंड से मैच है, मैं तो यही चाहूँगा, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि अब हमारी टीम थोड़ा सा रंग में आ रही है। टैलेंट की हमारी टीम में कोई कमी नहीं थी कभी, और आई होप मैच जीतें। और कुछ चल रहा है मित्रों, देश में बहुत कुछ चल रहा है आजकल, वर्ल्ड में तो इतना कुछ चल रहा है कि बात करिए तो ख़त्म ही नहीं होगा। अमेरिका और ईरान में लड़ाइयाँ हो रही हैं,
सुप्रीम लीडर ईरान की शायद उनकी जान चली गई है इजरायली अटैक में। अली खामनेई जी जो हैं सुप्रीम लीडर वहाँ के, उनकी जान चली गई है। इसराइल द्वारा बम किया गया था उनके शेल्टर में। शेल्टर क्या, वो शायद अपने घर में ही बंकर में थे। अब इस पे क्या ही किया जाए, जिस तरफ आप खड़े हैं आपको वही तरफ आपका अपना पक्ष ही आपको सही लगेगा, दूसरा आपको गलत ही लगेगा। अब इसमें इतने सारे पहलू हैं कि अगर आप अमेरिकन सपोर्टर हैं तो आप कह रहे हैं कि ईरान आतंकवाद फैलाता था, कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको पीछे से सपोर्ट करता है जो कई देशों में हमले करते हैं। अगर आप ईरान के साथ हैं तो यहाँ पे आपको अमेरिका की दादागिरी दिखेगी कि किसी भी देश की संप्रभुता का उनको कोई ख्याल नहीं है, कहीं भी घुस के बम गिरा दे रहे हैं, वहाँ के शासक को उठा ला रहे हैं, जेल में डाल दे रहे हैं, गोली चला दे रहे हैं, बम गिरा दे रहे हैं। तो अब वो तो है भाई, जिसके पास पावर है वो दादागिरी करता है, यही इतिहास में होता आया है। सही गलत का कोई मतलब नहीं रह जाता है, कभी नहीं रहा है। जिसके पास सत्ता रही है, ताकत रही है, उसने अपने मर्जी से जब मन किया है सिद्धांतों को फॉलो किया है, जब मन किया है नहीं किया है। जो उसके लिए सही रहा है वो उसने किया है। जो ताकतवर रहता है वही दुनिया चलाता है। तो अभी अमेरिका के पास ताकत है, वो जिस तरह चाह रहा है, जो मन कर रहा है, वैसे शासक भी मिल गया है उसको, बिना दिमाग वाला, जो मन करता करता है। तो वह अब 4 साल उसको झेलना पड़ेगा, अमेरिकन को भी और साथ साथ वर्ल्ड को भी। इसीलिए जब अमेरिकन चुनाव होते हैं तो लोग कहते हैं मजाक में कि तुमसे क्या मतलब रहता भैया, अमेरिका में कौन, अमेरिका चला रहा वही देश, वही वर्ल्ड चलाता है। वर्ल्ड में वर्ल्ड किस तरह रहेगा वो डिपेंड करता है अमेरिका के ऊपर। तो जवाबी कार्रवाई में शायद ईरान ने कई एशियन कंट्रीज़ में, गल्फ कंट्रीज़ में रॉकेट्स गिराए हैं, जिसमें दुबई यूएई हो गया, दुबई एयरपोर्ट पे गिरा है, बुर्ज खलीफा के जिस बगल कोई ड्रोन गिरा है, कतर में गिरा है, बहरीन में गिरा है। तो ये सब रिटेलिएशन है, क्योंकि अब ईरान डायरेक्ट अमेरिका तक उसकी मिसाइलों का भी रेंज नहीं है, तो वो क्या करता है कि यूएसए की जो बेसेस हैं गल्फ कंट्रीज़ में उसको टारगेट करता है। मुझे लग रहा है कि जब ये खामेनेई के ऊपर हमला हुआ होगा तो गुस्से में, रिटेलिएशन में ईरान ने इन गल्फ कंट्रीज़ के सिविलियंस स्ट्रक्चर्स को भी टारगेट किया होगा। क्योंकि आप जब इतने बड़ा अपना लीडर ही खो देते हैं तो आप थोड़ा सा रिटेलिएशन जो करते हैं वो उसमें फिर आप गुस्से में करते हैं, तो आप सिद्धांतों को भूल जाते हैं। तो यही सब है, आप किस तरफ खड़े हैं आपको वही अच्छा लगेगा, दूसरी तरफ आपको गलत लगेगा। आई होप कि ज़्यादा एस्केलेट ना हो, रुक जाए वॉर, क्योंकि वॉर किसी के लिए अच्छा नहीं है। और अभी होली की छुट्टी होगी, उसके बाद शायद शेयर मार्केट खुलेगा, उसमें भी आपको खूनी खेल देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़ा एक घटना घटित हुई है ये, उसका इफेक्ट पूरे बाजार में दिखेगा ही दिखेगा। मित्रों, उससे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ आई है कानपुर से। कानपुर में शायद किसी कचहरी में होली का फंक्शन था, किस चीज़ का फंक्शन था, तो एक तो कानपुर है, दूसरा वकील, तो रशियन बुलाए थे उन्होंने प्रोग्राम में। जरूरी है भैया, दिन भर केस सॉल्व करते रहोगे, सबका उल्टा पुल्टा केस सुनोगे, थोड़ा सा दिमाग फ्रेश होने करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब सब उनके ऊपर बोलना, लेकिन मैं साथ हूँ, कानपुर के साथ भी और वकीलों के साथ भी हूँ। कानपुर नहीं करेगा ये सब तो कौन करेगा भैया, तुम करी हो। तो इस वीडियो को मैं तो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और होली अच्छे से खेलिए। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो लोग नशा के चक्कर में भी रहते हैं, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, बाइक वाइक लेके मत निकलिएगा, और होली अच्छे से खेलिए और होश में रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। आपका दिन शुभ हो।